आज के एपिसोड को एक कहानी के साथ शुरू करते हैं। 4 साल पहले मैंने खुद का घर लिया, एक बड़े ही कमाल की जगह में आमची मुंबई। और अब पहली बार मैं अकेले रहने वाली थी, मम्मी का घर छोड़कर। ऐसे नहीं कि मैं इससे पहले कहीं किसी रूममेट या फ्लैटमेट्स के साथ रहती थी। तो मैं थोड़ी सी घबराई हुई थी। आई मस्ट एडमिट आई वॉज वेरी एंग्शियस। लेकिन तब मेरी जिंदगी में आई मंगला। और मंगला को पहले दिन जब मैं मिली, मैंने उनसे कहा, देखो मंगला, मुझे काम पर जाना है, तो ये रही मेरी घर की चाबी। वो चौंक गई थी मुझे देखकर कि इतनी आसानी से आप तो मुझे मिले भी नहीं है, आपने मुझे अपनी घर की चाबी दे दी। मैंने कहा, देखो मंगला, जिंदगी में अगर कुछ करना हो ना, लोगों के साथ करना होता है। उनके ऊपर अगर भरोसा नहीं कर पाए तो हम दोनों एक दूसरे के साथ काम कैसे कर सकते हैं। और अगर मुझे एज अ वर्किंग वुमन काम पर जाना है, तो जाहिर सी बात है आपको भी एज अ वर्किंग वुमन मेरे ही घर पर काम पर आना है। अब मेरी और मंगला की जिंदगी सेट हो गई है, 4 साल हो गए हैं, एंड आई एम पार्ट ऑफ मंगलाज लाइफ। मैं कहूँगी थोड़े अपनी तरीके से। उनकी बेटियां हैं जो कॉलेज जाती हैं, स्कूल में पढ़ती हैं। मंगला की ड्रीम्स उनकी बेटियों के लिए इतने बुलंद हैं दैट इट ऑफन इंस्पायर्स मी। वो खुद कहती हैं, दीदी अगर आपके पास आप अपना मोबाइल यूज़ नहीं कर रहे हो तो क्या मैं उनको दे सकती हूँ, बच्चे स्टडी फ्रॉम होम कर रहे हैं। बट द पैशन दैट शी हैज़ फॉर अपनों के लिए इज़ द रीज़न वाई आज इस पॉडकास्ट पर मुझे लगा कि मैं इस कहानी के साथ शुरुआत करूँ। रेडियो में मैं तो अपने लिए चीज़ें करती हूँ, लेकिन अपनी खुद की ज़िंदगी में ऐसे कई सारे लोग हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं। आपने आज मेरे इस गेस्ट को बड़े पर्दे पर देखा होगा। बड़े पर्दे पर बच्चन साहब थे, लेकिन कहानी थी विजय बरसे की, इन अ फिल्म कॉल्ड झुंड, जो नागराज मंजुले ने बनाई थी। अगर आपने फिल्म देखी है तो डेफिनेटली आप जानते हैं कि मेरे गेस्ट कौन है। लेकिन अगर आपने फिल्म नहीं भी देखी, let me tell you, I have with me Mr. Vijay Barse, the founder of Slum Soccer. Now, very few people can claim that a legend like Amit Ji has played them on the screen. लेकिन इनकी जो कहानी है, oh my God, it is no less than any heroes. We're so proud and very, very excited to welcome Mr. Vijay Barse on SBI Life, अपने लिए, अपनों के लिए। विजय जी, मेरे शो पर आने के लिए, हमसे बातें करने के लिए सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अपनी जिंदगी में कई सारे सेलिब्रिटी से बातें की हैं, लेकिन मैं आपको कसम से बताऊं, आपसे बातें करने के लिए मैं काफी वक्त से रुकी हुई थी, क्योंकि आपने जो किया है अपनी जिंदगी के साथ, इट्स ट्रूली इंस्पिरेशनल। थैंक यू सो मच हमारे शो पर आने के लिए। धन्यवाद मैडम, आपने मुझे इनवाइट किया, आमंत्रित किया और मेरे साथ बात कर रही है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरी ओर से, मैं इसलिए आपके साथ बात कर रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि मेरे बोलने से अगर लोगों को इंस्पायरेशन मिलता है तो मेरे जैसे किस्मत वाला और कोई नहीं रहेगा। थैंक यू वेरी मच। आप पूछिएगा, मैं आपके साथ। थैंक यू सो मच। हमारे पॉडकास्ट का थीम है काफ़ी नायाब सा, इट सेज अपने लिए, अपनों के लिए। सो ये तो हम जानते हैं कि आपने दूसरों के लिए क्या किया है, उनके लिए क्या किया है जो आपसे परे हैं, लेकिन मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि आप अपने लिए क्या करते हैं। वो एक कौन सी चीज़ है जिसको लेकर आप सबसे ज़्यादा पैशनेट है, बताइए। अपने लिए तो हर इंसान करता है, कोई एक्सेप्शनल केस होनी चाहिए ना, बिल्कुल। कोई एक्सेप्शनल होना चाहिए। वैसे जानवर भी अपने लिए ही करता है, वो अपने बच्चों तक के लिए नहीं करता। एक बार दूध पिलाना उसका खत्म हो गया तो उसके बाद में जानवर भी अपने बच्चों को भूल जाता है, बच्चा भूल जाता है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है। हम तो इंसान हैं, तो कुछ हमारा, हम में वो बुद्धि है, हम में वो सोच है कि हम में और उनमें बहुत फर्क है, हम में और अपने दूसरे लोगों में भी फर्क है। और अगर इस फर्क को आप समझ जाओगे तो फिर आप दूसरों के लिए काम करना सीख जाओगे। क्या बात है सर, आपका जो ये जवाब था काफ़ी फिलोसफिकल था, तो उम्मीद है कि मैं इस फिलोसफी को अपने इस पॉडकास्ट के थ्रू समझ जाऊं। हम सब ने झुंड देखी है, मैंने तो जाकर थिएटर में देखी थी, मुझे ये कहानी बहुत पसंद आई थी। तो जहाँ पर फिल्म में मैंने देखा कि द मूवी पोर्ट्रेज योर लाइफ एंड योर टाइम विद स्लम सॉकर रियली वेल। इससे पहले कि ये सब शुरू हुआ, सॉकर से पहले आप क्या कर रहे थे सर, बताइए। मैं वैसे एक स्पोर्ट्स टीचर ही रहा। 1970 से मैंने कॉलेज में स्पोर्ट्स टीचर, एज ए स्पोर्ट्स टीचर करके जॉब करना शुरू किया। लेकिन इसके पहले मेरा अपना ओन सोशल लाइफ था, एक छोटा सा स्पिरिचुअल लाइफ है मेरा अपना,
क्योंकि मैं परमेश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ और उसके बताई हुई राह पे चलने की कोशिश करता हूँ और हमेशा उसने यही राह दिखाई है कि आप कुछ अच्छे काम करो तो फिर आपके लिए सारा रिवार्ड यहीं पे है। मैं इस पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ, लेकिन रिवार्ड का सोच के ही मैं काम नहीं करता, मैं कर्तव्य समझ के काम करता हूँ। मेरा अगला सवाल विजय जी यही होने वाला था कि सोशल वर्क जब कोई कहता है कि उनको करना है तो अपने से ज्यादा या अपने से आगे किसी और के बारे में सोचना पड़ता है. सो आई वॉज गोइंग टू आस्क यू दैट वाई यू वॉन्टेड टू वर्क फॉर द ग्रेटर गुड, बट आई थिंक यू आंसर दैट क्वेश्चन. अगला सवाल तो यही होगा कि हम ऐसे देश में पले बड़े हैं जहां पर क्रिकेट हमारा सब कुछ है, ओके, और हमेशा से रहा है. आई वॉज एक्चुअली इंटरेस्टेड नो कि फुटबॉल आपके लिए ज़रूरी क्यों बना? क्या आप भी एक फुटबॉल फैन हैं, थे? हु आर योर फेवरेट फुटबॉल टीम्स, अगर नेशनली बात करें या इंटरनेशनली बात करें तो? देखिए, क्रिकेट गेम जो है, जिसका आपने पहले उल्लेख किया है, वो ऊपर से नीचे आया है, यानी टॉप से बॉटम तक आया है। अपने बॉटम ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और इसलिए देखा जाता है कि गांव के गली में भी आपको क्रिकेट खेलते हुए, खेत खलिहानों में भी क्रिकेट खेलते हुए मिलेगा। लेकिन उसके लिए बैट, बॉल, ग्लव्स, पैड्स, ये सारी चीज़ें जो है, ये इंडिविजुअल होती है और जो इंडिविजुअल होती है, वो दूसरे के हाथ में, अपनी बैट कोई दूसरे के हाथ में नहीं देगा, अपना पैड, अपने ग्लव्स कोई दूसरे प्लेयर को नहीं देगा। तो ये जिनके पास में है, वो लोग खेल सकते हैं और जनरल लोग जो है, ये उसको खरीदना उनके लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए कि क्रिकेट के बैट या कोई भी चीज़ जो है, ये कॉस्टली अफेयर है। लेकिन अगर आप मेरे गेम की ओर में देखेंगे, फुटबॉल की ओर में देखेंगे, तो ये मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सबसे सस्ता खेल है। एक बॉल आप डाल दो, अगर टीम नहीं है, झुंड अगर है, तो झुंड में जितने लोग हैं, उतने सब फुटबॉल को किक करने दौड़ेंगे। खेत खलिहानों में, बारिश के दिनों में, धूप में, समर में, ठंड के दिनों में आप बॉल डाल दीजिएगा भीड़ के अंदर में, तो भीड़ में जितने लोग हैं उतने किक करने के लिए दौड़ते हैं। ये जरूरी नहीं कि किक करने वाले को दोबारा किक करने का मौका मिलेगा, फिर भी वो दौड़ते रहता है। जिसको नहीं मिला, हर शख्स किक लेने के लिए दौड़ता है। तो फुटबॉल नीचे से ऊपर तक जाने वाला है, क्रिकेट ऊपर से नीचे आया है, फुटबॉल ये है। देखिए, आप इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी नाम सुनोगे फुटबॉल के बड़े प्लेयर्स जो है, वो सब के सब, अधिकतर, सबके सब तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अधिकतर प्लेयर जो है, ये निचले तबके से ही ऊपर आए हैं और इसीलिए मैंने इसको चुना था कि फुटबॉल सस्ता खेल है। अपने यहाँ पे एक कॉमन फुटबॉल जो है, वो 400-500 रुपए तक मिल जाता है और एट ए टाइम उसमें 11 दूने 22 लोग इकट्ठा एक ग्राउंड पे खेलते हैं, 500 रुपए के फुटबॉल पे। ये फुटबॉल की विशेषता है। हालांकि मैं फुटबॉलर नहीं रहा, मैं फुटबॉल खेला नहीं हूँ। मेरे स्कूल लाइफ में, मेरे कॉलेज लाइफ में, ट्रेनिंग लाइफ में मैं फुटबॉल कभी नहीं खेला हूँ, लेकिन मैं फुटबॉल देखते हुए बैठा हूँ और फुटबॉल को बहुत बार मैं एंजॉय करता हूँ। मैचेस के दरमियान में वगैरह छोटी भी टूर्नामेंट अगर रहे, तो मैं उसको रुक के देखने की कोशिश करता हूँ। बहुत बढ़िया. आपके कोई फेवरेट टीम्स हैं? बिल्कुल है। अपने देश में अगर पूछोगे तो मेरे अपने सुनील छेत्री हो या मोहन बगान, ये जो नाम है टीमों के, ये तो काफी पहले से ओल्डेस्ट टीमें हैं। ये टीमें जो है, ये ओल्डेस्ट है। मोहन बगान, मोहम्मडन, ईस्ट बंगाल, ये ओल्डेस्ट टीमें हैं। वैसे इसके बाद में अभी तो अपने देश में जो है, ये आईएसएल के कारण से फुटबॉल बढ़ते जा रहा है, कंपटीशन उसमें आ रही है और इसको एक प्रोफेशनल वे पे अब लिया जा रहा है। तो फुटबॉल की ओर में भी छोटे छोटे क्लब आगे आना चाहते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि उनके क्लब के प्लेयर अगर किसी बड़ी टीम के लिए साइन हो जाते हैं, तो उस एरिया के लिए वो बड़ा एक भाग्य होता है, लक होता है कि हमारे एरिया से ये फुटबॉलर उस टीम में है करके। तो इस प्रकार से अपने देश में धीरे धीरे ये फुटबॉलर बढ़ रहा है। अभी अगर पूछोगे तो गोवा साइड में फुटबॉल है, जी. मुंबई फुटबॉल है एसोसिएशन। अब तो 12 टीमें जो है, उसमें 12 में बैठने के लिए क्लब्स या स्टेट आईएसएल में आने के लिए कोशिश करने लगे हैं। अच्छे प्लेयर, अच्छा पैसा, प्लेयर्स के पीछे पैसा लगाया जाए, ऑर्गेनाइजिंग के पीछे पैसा लगाया जाए, तो एक फुटबॉल के लिए मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अच्छा फ्यूचर इस देश में। शुक्रिया सर. मैंने तो फिल्म देखी है, तो कैसे एक फुटबॉल से एक पूरा जो झुंड है वो एक साथ आ जाता है, वो मुझे बेहद पसंद आया था उस फिल्म में. और आप तो मतलब स्वयं आपने ये जिया है.
तो मेरा अगला सवाल बच्चों के बारे में ही होने वाला है। हम जानते हैं कि आपके इनकी जिंदगी का हिस्सा बनने से उनकी जिंदगी कैसे संवर गई, लेकिन ये थोड़ा सा अलग सवाल है। मुझे जानना है कि इन बच्चों की वजह से क्या आपकी जिंदगी भी संवरी? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए कि जब मैं देखता हूँ, इनका डेवलपमेंट देखता हूँ कि वो बच्चे कहाँ थे और आज कहाँ पर है। जब मैं ये देखता हूँ तो एक बहुत बड़ा सैटिस्फैक्शन लाइफ को मिलता है कि मैंने कुछ जीवन में किसी के लिए कुछ करके दिखाया है। और ये सैटिस्फैक्शन अपने को फिजिकली, मेंटली फिट रखता है। और जब हम फिजिकली, मेंटली फिट रहते हैं, तो अगर हम फिजिकली फिट है तो डॉक्टर की दवाई नहीं लगती, डॉक्टर का पैसा नहीं जाता है, पेशेंट नहीं बनना पड़ता है। तो जो पैसा बच जाता है, वो पैसा हमारे अपने लिए और उन बच्चों के लिए भी काम में आता है। यानी एक इसमें एक पूरा साइकिल है। जो हम काम करते हैं, ये पूरी साइकिल है। हम उनके लिए कर रहे हैं, वो हमारे लिए कर रहे हैं। इट इज लाइक दैट। बिल्कुल, दैट्स सो वंडरफुल। क्योंकि हम एसबीआई लाइफ के वजह से जुड़े हैं। एक बहुत ही कमाल का सवाल है, थोड़ा सा पर्सनल है, लेकिन मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि अक्सर हमारे उम्र के लोगों को लगता है कि अगर कुछ करना हो, कुछ अच्छा करना हो, तो उसके लिए बहुत पैसे चाहिए। यू नो कि इफ़ आई नीड टू डू समथिंग फॉर अदर पीपल, आई नीड टू बी इन अ प्लेस ऑफ पोजिशन ऑफ प्रिविलेज। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आपने शुरुआत की, उस दौर में आपने इन बच्चों के ट्रेनिंग के लिए फंडिंग जो है जिसे कहते हैं, उस टाइम पर कैसे मैनेज किया? आपके खुद के जीवन पर वाज इट अ फाइनेंशियल टोल? जी हाँ, जब हम काम शुरुआत करते हैं, तो वैसे तो काम करने की इच्छा बहुत लोगों में होती है और वो काम की शुरुआत भी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी अड़चन उनके पास में ये रहती है, फाइनेंसेस। फाइनेंसेस नहीं होता है, तो वो उनका जो एक पैशन रहता है, वो पैशन भी धीरे-धीरे कम होते जाता है और फिर वो उस साइड से हट जाते हैं। मेरे बारे में वैसे नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि एक तो मेरी ज़रूरतें मेरे अपने लिए सबसे कम रही। बिल्कुल, यानी अपने लिए केवल मेरे खाने के लिए मेरा खर्चा लगा रहा और जो कुछ मेरी फैमिली के ऊपर में, बच्चों के ऊपर में, मिसेज़ के साथ में, तो इन पे बहुत बड़ा खर्चा नहीं रहा। और प्लस पॉइंट मेरा ये था कि जिस प्रकार से मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था, मेरी मिसेज़ भी कॉलेज में पढ़ा रही थी और हम दोनों की सैलरी जो है, हम इन बच्चों पे खर्चा कर लेते थे। और वो सही मायने में अगर पूछोगे तो ये काम मुझे किसी ने बताया नहीं था कि आपको ये करना है। ये काम मेरा अपना मिशन था, जिसको मैंने चुना था। इस रास्ते पे चलने की कोशिश मैं कर रहा था और मेरे साथ में मेरी मिसेज, जो उन दिनों चंद्रपुर के एफएस गर्ल्स कॉलेज में थी, प्रोफेसर रंजना बार से, वो भी स्पोर्ट्स टीचर थी। तो उसका संपूर्ण सहयोग, यानी ये कहिएगा, इसमें मेरे से ज्यादा बैकबोन रह के जिन्होंने काम किया है, वो हमारी मिसेस रही है रंजना बार से। उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि उसकी सारी सैलरी जो है वो उनके लिए तो नहीं होती, लेकिन हमारे पास में आने के बाद में भी वो हमारे बच्चों पे भी नहीं होती है। वो केवल और केवल ये झोपड़पट्टी में रहने वाले जो बच्चे हैं, इनके ऊपर वो लगता है उन्होंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। ये उनका सबसे बड़ा सहयोग रहा और यही बात है कि हमने इसको अपने जीवन का मिशन बनाया था। किसी ने बताया नहीं था। ये हमारा अपना फैमिली का मिशन था, मेरी मिसेस का मिशन था और उस पे हम चलते गए हैं। और 2002 में हमने इसको शुरुआत किया था। 2008 तक इसके लिए हम बहुत, ये कहिएगा कि अपने आप को खत्म कर देना पड़ा है। बिल्कुल, यहाँ तक कि हमारे खुद के बेटे भी हमसे परेशान हो चुके थे कि पापा, ये जो आप काम करते हो, तो ये कभी आपने ये भी नहीं सोचा कि आपके पास में 100-200 रुपए बचाएंगे आप, तो किसी समय आपको मेडिकल की आवश्यकता पड़ी अगर, तो आपके पास पैसे नहीं है। आप खुद भी साइकिल से चलते हो, हाँ, और आप हमको भी चाहते कि हमने भी साइकिल ही यूज करना चाहिए, या तो फिर आपकी पुरानी जो बजाज चेतक है उसी को यूज करना चाहिए, जबकि आप दोनों तो सीनियर कॉलेज में लेक्चरर हो और आपकी सैलरी बड़ी है, तो हमको तो ये सारी चीजें मिलना चाहिए। यानी हमने अपने आप को भी उसमें ढाला था, अपने बच्चों को भी उसमें ढाल दिया था कि बेटा अपनी जरूरतें कम करो
और जरूरत अगर कम करेंगे हम, तो हम दूसरे के लिए काम कर सकेंगे। और यही एक बात रही कि पैसा हमारे लिए पहले भी प्रॉब्लम नहीं था, जो था वो हमारे लिए हमने समझा उसको सफिशिएंट। उस पे 2008 तक हमने लोकल लेवल से लेके एकदम इंटरनेशनल लेवल तक की छलांग लगाई। और उसके बाद में अब तो ऐसा है कि अब आप जैसे सभी लोग हमारी ओर से बोलते हैं, तो जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उसके लिए लोग आगे आते हैं। यही हमारा एक सेटिस्फेक्शन है कि आज हमारे उस झुंड के साथ में आप जैसे कई लोग जुड़ गए हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि बस लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। यही बात कहूँगी। मैं पूछने ही वाली थी आपसे कि फैमिली फ्रेंड्स का कितना सपोर्ट रहा, उनका रिएक्शन क्या था, ये तो आपने संक्षेप में बता दिया। तो मैं अब पूछना चाहूँगी कि जो बच्चे हैं, ओके, जिन्होंने आपके साथ शुरुआत की थी, आज वो अपनी ज़िंदगी में कहाँ पहुँचे हैं और इस वक्त उन बच्चों के साथ क्या रिश्ता है? क्योंकि मैं अभी भी अपने कुछ प्रोफेसर्स के साथ, हेडमिस्ट्रेस के साथ टच में हूँ, क्योंकि एक ऋण है या फिर एक कहते हैं ना, आई ओ अ डेट टू देम। आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। तो ये रिश्ता कैसा है आपका उनके साथ? अगर आप जैसे आप अपने प्रोफेसर के बारे में जो एक विचार रखते हैं, फिर भी आपको आपके समय तक वो समय आ गया था कि आपका आपके जो सर रहे होंगे वो आपको पनिशमेंट नहीं दे रहे होंगे। हम तो उस पीरियड के स्टूडेंट है कि हमारा कान पकड़ के खींचा जाता था, धूप में खड़ा रखा जाता था, केन सीधे हाथ पे और उल्टे हाथ पे दोनों साइड पे केन पड़ती थी और खूब पड़ती थी। लेकिन वो हमारे लिए दौर जो रहा, वो टीचर जो रहा, उन्होंने हमारे व्यक्तित्व को बनाया। आज अगर वो नहीं होते, उस प्रकार की हमको पनिशमेंट नहीं मिलती, तो आज हम अच्छे इंसान, हम जहां तक समझते हैं कि हम गलत इसको नहीं अपनाते, तो जो कुछ एक अच्छी जिंदगी है, ये केवल और केवल हमारे माँ बाप, उनकी शिक्षा, हमारे शिक्षक, उनकी शिक्षा, और मैं मेरे परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे इस लेवल तक आज तक संभाल के रखा और हमेशा आगे बढ़ाते रखा। तो मैं उनको सभी को धन्यवाद देता हूँ जिनका प्रभाव मेरे जीवन पर है। और वो बच्चे जिन्होंने आपके साथ शुरू किया था, जिसे मैं बैच 1 कहूंगी, जो सीरियसली आपके साथ पले बड़े थे उस दौर में, उनके साथ क्या रिश्ता है आज के दौर में? अब ये तो 20 साल का पीरियड हो रहा है, और जब हम इंटरनेशनल लेवल पे गए तो हमारे पास में परमानेंट ऐसे बच्चे आने लगे। तो बिल्कुल वेगाबॉन्ड बच्चे, जिनके आगे जिनके लाइफ में कुछ भी नहीं था, जो बेजार हो चुके थे अपनी जिंदगी से, ऐसे बच्चे, और केवल लड़के नहीं, इवन लड़कियां भी हमारे पास में आई उसके कारण से। और आज ये बच्चे हायर एजुकेशन पे, यानी हायर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, लड़के हो या लड़कियां हो, इतनी अच्छी शिक्षा के करीब है, पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं नेशनल लेवल पे। कुछ बच्चे तो इंटरनेशनल फुटबॉल के फील्ड में जिन्होंने इंटरनेशनल नाम कर लिया, एज ए प्लेयर तो छोड़िए, एज ए कोचिंग के फील्ड में भी चले आए। इससे बढ़ के हमारे लिए खुशी की बात क्या होती है? बच्चे अपने पाँव पे खड़े हो गए, किसी ने स्पोर्ट शॉप लगाया, कोई स्कूल में टीचर, कॉलेज में टीचर, कोचेस बन गए, ग्रेड 1 कोच, ग्रेड 2 कोच। तो ये जो झोपड़ी में थे, जो कभी अपने लाइफ को इस साइड में सोच भी नहीं सकते थे, ये उनके लाइफ में ही है। और अभी भी जब आपने झूम देखी है ना, जी हाँ। तो ये जो बच्चे को जिनको आपने देखा है, ये बच्चे जो कल तक, यानी झूम के शुरुआती के दिनों में जो झोपड़पट्टी में थे, आज वो हीरो बने हैं। 4 साल के लिए एग्रीमेंट है उनका। ये कोई कम चेंज होता है क्या? ये तो बड़ा है। लेकिन मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि कम से कम कुछ थोड़ा बहुत तो एक आदमी की तो जिंदगी हमने संवार दी। माय गॉड, आई डोंट नो व्हाई आई जस्ट फील वेरी इमोशनल एट दिस पॉइंट। मेरी ज़िंदगी में बस ऐसा मौका आए कि हमें भी आपकी तरह काम करने का और दूसरों की ज़िंदगी बनाने का मौका मिले। आई एम टेलिंग यू, हम जब कहते हैं अपने लिए, अपनों के लिए, विजय जी, आपसे बेहतरीन एग्जाम्पल हमें मिल नहीं सकते थे। तो सडनली इस पॉडकास्ट को बीच में छोड़ के मैं कहूँगी थैंक यू सो मच। और भी सवाल हैं। झुंड की बात करते हैं। झुंड मैंने फिल्म देखी, थिएटर में देखी, बड़ी मज़ेदार लगी। एक ट्रू लाइफ इंसिडेंट या स्टोरी है, तो उससे और भी इंस्पायर हुए, प्रेरणा हुई। लेकिन मैं मानती हूँ कि एक इंसान की जो पूरी जिंदगी है उसे 3 घंटों में कैद करना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो
ऐसी कोई एक चीज जो शायद फिल्म में जगह नहीं पा सकती थी क्योंकि लेंथ, टाइम, एडिटिंग वगैरह होता है, लेकिन जो आज आप मेरे इस शो पर अपनी ऑडियंस को बताना चाहेंगे? झुंड जो फिल्म बनी 3 घंटे की बनी, 2 घंटे कुछ 52 मिनटों की वगैरह झुंड बनी। और उसके जो डायरेक्टर है या इस सदी के महानायक अमिताभ जी जिन्होंने मेरा किरदार निभाया है, इन्होंने मेरे पूरे लाइफ का निचोड़ जो है, झुंड एक आम फिल्म नहीं है कि जिसमें हीरो हीरोइन और विलन हो, नहीं, झुंड एक मैसेज है। और जब पहली बार मुझे इस फिल्म के डायरेक्टर से मेरी मुलाकात हुई थी और वो जो मेरे पास में आए थे कि वो चाहते थे कि मैं उनके साथ में एग्रीमेंट कर लूं, वो चाहते थे फिल्म बनाना, तो मेरा एग्रीमेंट सबसे महत्वपूर्ण यही था कि मैं पैसे के लिए एग्रीमेंट नहीं करूंगा, फिल्म बनने के लिए एग्रीमेंट नहीं करूंगा। मेरा एग्रीमेंट ये रहेगा कि अगर आप इसको बनाते हैं तो मेरा जो मिशन है, कि मेरा जो मैसेज है, मेरे जो जीवन का मैसेज है, यही लोगों तक पहुंचे, इसमें छेड़छाड़ ना हो, मेरे मैसेज में छेड़छाड़ ना हो। और झुंड के द्वारा मेरे मैसेज को बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं किया है। झुंड के द्वारा मैं जहां तक समझता हूँ इसकी प्रेरणा मिली है, कईयों को प्रेरणा मिली है कि यस, आदमी अगर सोचे अपने जीवन से तो कुछ भी कर सकता है, और करने की अगर उसमें इच्छा हो तो वो उसमें सक्सेसफुली उसको पूरा कर सकता है। यही एक झुंड का और यही एक मेरा मैसेज है कि अगर हम चाहे अपने जीवन से एक काम, कोई भी एक काम जो दूसरे के लिए हो, जिससे दूसरे की जिंदगी संवर सकती है, ऐसा एक काम आपने अवश्य करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया। सवाल तो अगला वाला थोड़ा-सा अजीब लगेगा आपको क्योंकि हम बातें ही करते आए हैं आपके बारे में। बट इफ आई आस्क यू मिस्टर बरसे, व्हाई डू यू डू व्हाट यू डू? कि क्यों किया है आपने इतना कुछ? तो क्या होगा जवाब इसका? मैडम, मैं वहां से आया हूँ जहाँ हमारे लिए कुछ भी चीजें, ना तो अच्छे कपड़े, ना तो अच्छा घर, ना तो रोज का खाना, ये हमें नसीब नहीं हुआ। यानी ये मेरे लिए प्राउड है, इसलिए बता रहा हूँ कि खाना भी नसीब हुआ नहीं हुआ है कई दिनों तक। मैं वहां से बना हूँ और मैंने इस सारी चीजों को जब देखा, वहीं से जब मैं आया, तो मैं उस चीज को कैसे भूलूं कि इस परिस्थिति में जो भी है मैंने उनके साथ में होना चाहिए। आज मेरी परिस्थिति इसलिए कि मैंने पढ़ाई कर ली, और पढ़ाई करने से पढ़ाई करने वाली मिसेज भी मुझे मिली, दोनों प्राध्यापक बने, यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक बने, तो एक हाई सैलरी हो गई, हम लोग बड़ी तनख्वाह के हकदार हो गए। और केवल तनख्वाह नहीं, लेकिन मरते दम तक, जिस समय मरूंगा उसी समय मेरी पेंशन बंद होगी, वहां तक मुझे पेंशन मिलनी है। तो इतना सब कुछ मिला, जहां कुछ भी नहीं था, जीरो से स्टार्ट करके टॉप तक पहुंचे। तो मेरा कर्तव्य तो यही बनता है ना कि जो, जब मैं नीचे जिनकी ओर मैं देखता हूँ, अरे तो मेरे बराबरी के लोग हैं, इसलिए मैं ऊपर नहीं देखता, मैं नीचे देखता हूँ। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि औरों ने भी अगर वैसी कोशिश की, मैंने कोशिश की, मेरे फैमिली ने कोशिश की, आज जब मुझे बड़ा गर्व होता है कि मेरी पूरी फैमिली, मेरे बेटे डॉक्टर अभिजीत बार से, मेरे बेटे प्रियेश बार से, मेरी बहुएं, दोनों की बहुएं, ये सारी फैमिली, केवल फैमिली यहाँ तक नहीं, लेकिन मेरी बाहर रहने वाली बेटी एंजेलिना, ये सबके सब जो है, ये अपने पिता के मिशन को अपना मिशन समझ के काम करते। इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है कि सारी फैमिली अपना जीवन इस काम में दे दे। ये बच्चों की जो ब्लेसिंग है ना, वो ब्लेसिंग हमको मिलती है, क्योंकि उनका जीवन क्या था, कुछ भी नहीं था, जीरो। जैसे मेरा जीवन जीरो था, उनका जीवन जीरो, और जैसे मेरे जीवन में जो टॉप बना, वो जीरो से हीरो बने, बिल्कुल। है ना। तो ये जो है, ये आशीष हमारे पास में है, और ये सभी ने मिलानी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत। मैं इतनी खुश हूँ कि मैंने तो कुछ तो सही काम किया होगा अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि और कुछ ना सही, कुछ चंद पल आपके साथ यूँ ही इस वर्चुअल माध्यम के थ्रू हमने बिताए। हमारे पॉडकास्ट को हमने बड़े ही प्यार से सोच के इसका नाम रखा है कि अपने लिए, अपनों के लिए, ताकि और लोग अपने लिए और अपनों के लिए कुछ कर पाएँ। आप आखिरी सवाल यही होगा कि सर क्या कहेंगे विजय जी के बाकियों के लिए, अगर वो कुछ करना चाहें, तो क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? परमेश्वर ने हमको बहुत सुंदर ऐसी 2 आंखें दी है, ये 2 आंखें दी है, और इसका एंगल केवल 90 पे नहीं होता है, सीधे देखने से नहीं, लेकिन 180 तक हमारी आंखों का फोकस होता है। ये फोकस का उपयोग कीजिएगा। हमारे ये जो 2 हाथ है, ये खूब फैलते हैं,
पीछे तक जाते हैं, ऊपर तक जाते हैं। इससे जितना कुछ आप कर सको इसको करो। केवल इसका उपयोग अपने जेब में हाथ डालने का नहीं है, जेब में हाथ डाल के इसको निकालना भी है। ये हाथों का उपयोग आप करो। परमेश्वर ने आपके दिमाग, जो छोटा दिमाग है ना, यह कंप्यूटर सेट करके दिया है। इसमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। वो प्रेरणा आंखों से जो देखा है, हाथ जो कर सकते हैं, ये आप कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और इतने खूबसूरत तरीके से आपने हमें बताया कि हम अपनी ज़िंदगी में विजय बरसे कैसे बन सकते हैं। मेरे शो पर आने के लिए और अपना वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी। उम्मीद है हमारे सवाल जवाब भी आपको ठीक ठाक ही लगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। वाओ! अपने लिए भी, अपनों के लिए भी। विजय सर की लाइफ स्टोरी इज़ जस्ट दैट ना। ये केवल अपने बारे में नहीं सोचते। ही ऑल्सो थिंक्स अबाउट हिज पैशन फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट एंड हेल्पिंग अदर्स, एंड ही ऑल्सो मेक श्योर कि किसी और की ज़िंदगी भी, जैसे कि इन बच्चों की ज़िंदगी भी इम्प्रूव हो रही है। इसी जज्बे को, इसी पैशन को मेरी तरफ से एक सलाम। विजय सर, यू एन एब्सोल्यूट इंस्पिरेशन। ऐसे लोगों से मिलना, इनकी कहानियाँ सुनना, ये वाकई में एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसके लिए I don't know about you, but I am very thankful. I do hope that you enjoyed this conversation with Mr. Vijay Barse as much as I did. This is me, Rohini, signing off. This podcast is brought to you by SBI Life Insurance Company Limited. For more details, please log on to sbilife.co.in/podcasts. IRDAI registration number 111.